नहीं नहीं कोई ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिट गेटवे के बारे में डिस्कस करा था, राइट? कि ट्रांजिट गेटवे कैसे आप मल्टीपल वीपीसी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और उस पर हम वर्क कर सकते हैं कम्युनिकेशन पे। कि हमने पूरा कम्युनिकेशन का पार्ट अब सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा वीपीसी बेसिकली क्या है, क्या स्ट्रक्चर वाइज है, कैसे हम उसके अंदर एक मल्टीपल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। अगर डिफरेंट अकाउंट में भी हो तो ट्रांजिट गेटवे डिफरेंट अकाउंट का भी उठा लेता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो बस अटैचमेंट वाला जो पार्ट होता है वहां पे हमें मेंशन करना होता है अनदर अकाउंट का। ठीक है, पेयरिंग जो अटैचमेंट है हमारा, ठीक है, ट्रांजिट अटैचमेंट होगा। ठीक है, और पेयरिंग के बारे में भी हम समझ गए, अगर वन टू वन पेयरिंग, सिंपल सेपरेट पेयरिंग चाहिए डिफरेंट अकाउंट के साथ डिफरेंट रीजन में भी दोनों वर्क करते हैं। तो वीपीसी वाला पार्ट हमें क्लियर है, नेट गेटवे भी क्लियर है कि हम वन वे कनेक्शन कैसे हम बना सकते हैं, राइट? ठीक है, तो आज हमारा जो टास्क रहेगा वो अब हम पढ़ेंगे डाटाबेस के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरव्यू लेते हैं एक बार कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो अभी तक हमारा AWS के सेक्शन में EC2 सर्विस सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी। उसी के अंदर हमने नहीं नहीं EC2 में ही EBS, AMI एंड टेम्पलेट चार चीजें कवर अप करी थी, और नॉर्मल बेसिक EC2 जो लॉन्च होता है इंस्टेंस लॉन्च मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ, उसको गो थ्रू करा था, राइट? एंड थर्ड सेकंड जो आपने बताया, जैसे S3 बकेट के अंदर अलग अलग के क्लासेस टाइप कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, उसी में भी हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था। फिर थर्ड हमने आई थिंक सो आई एम करा था ना, हमने कर लिया ना। आई एम के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी आई एम रोल और पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर को कोई भी क्रिएट कर लेगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। लिटरली मैं बताऊं कि सच्ची में आपको परमिशन और तो वहां पे जो है रोल का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि आई एम पॉलिसीज में भाई आप पॉलिसीज लगाओगे, परमिशन देना या हटाना मेन तो यही है ना, कि भाई आप किस चीज की परमिशन दे रहे हो, क्या परमिशन आप दे रहे हो, क्या लिखा हुआ है वो समझना। ठीक है, वो रहेगा। और रोल के अंदर आप रोल किस जगह को लगा रहे हो, मतलब किसी एक तो वर्चुअल आइडेंटिटी है या सर्विस है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उसके सिनेरियो में हमें रोल काफी ज्यादा काम में आता है। तो उसके सिनेरियो में हमें रोल का, तो ये दो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रोल और आया है, मतलब पॉलिसीज वाला सेक्शन रहेगा हमारा आईएम में। ठीक है, फिर आया हमने फोर्थ टॉपिक जो हमने करा वीपीसी से करा। वीपीसी के अंदर हमने अभी तो रिसेंटली करा है, तो सारा अभी रिफ्रेश हुआ था। ठीक है, तो अब हमारा पांचवा टॉपिक जो आएगा वो आएगा डाटाबेस। ठीक है, एज यू नो डाटाबेस क्या होता है, एक स्टोरेज स्पेस होती है जहां पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही, आप जहां पे भी स्टोर करते हो एक किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या किसी सर्विस या कुछ भी स्टोर कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर चीज भी, वो एक डाटाबेस की तरह कंसिडर करी जाती है, राइट? ठीक है, और जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हो वो क्या है, एक डाटा है, राइट? अब डाटाबेस आपने सुना होगा दो तरीके के आते हैं। ठीक है, नॉन रिलेशनल या इररिलेशनल, एंड सेकंड वन इज रिलेशनल। ठीक है, इसके बारे में हम सबको मतलब थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट आइडिया होगा, चाहे से हमने काम ना करा हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि किसी ने करा होगा किसी ने नहीं करा होगा, किसी को आइडिया नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल दो तरीके के हमारे डाटाबेस होते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा डीपली की, क्योंकि हम MySQL या फिर डीपली उसके बारे में नहीं समझेंगे कि हमारा ओप्स वाला कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें हम नहीं समझेंगे, वो काफी अलग अलग टाइप के व्यू होते हैं, पर मेन जो मेजर टाइप होता है वो यही होता है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। ठीक है, हम इसकी हिस्ट्री के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे। अब रिलेशनल क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस जो आपका स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, नंबर ऑफ कॉलम में, मतलब इस लाइक टेबल, और मतलब कॉलम एंड रो के फॉर्मेट में रहता है, टेबल फॉर्मेट में रहता है, उसको हम कहते हैं रिलेशनल। जैसे एक्सेल शीट है, बिल्कुल उसी तरीके का जो रहता है वो आपका समझ लो रिलेशनल डाटाबेस है वो। ठीक है, नॉन रिलेशनल क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज वे में हो, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स या रो के फॉर्मेट में ना हो। जैसे कि एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी नोटपैड की फाइल। जो आप नोटपैड की फाइल में जिस भी तरीके की किसी भी मैनर में स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रक्चर है उसका नहीं, आप किसी भी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम कॉलम में चाहो, नहीं चाहो तो कैसे भी लिखे जा रहे हो, इन लाइन लिखते जा रहे हो, नीचे भी लिख सकते हो, उसका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो वो आपका एक तरीके एग्जाम्पल है नॉन रिलेशनल। ठीक है,
सर मैं मतलब ऊपर से ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि वो है क्या, और वो मतलब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस। राइट, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बता भी दूंगा, तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे को भी डाटाबेस का इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि डाटाबेस के बीच में अंदर डीपली बता रहा हूँ ना। ठीक है। अब रिलेशनल और नॉन रिलेशनल के अंदर देखो, इसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो हमारे को एप्लीकेशंस जो प्रोवाइड करती हैं, किस किस तरीके के हमारे डाटाबेस के अंदर कंसीडर करे जाते हैं, एग्जांपल वाइज मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक्सेल शीट का मैं सन में आ गया, रिलेशनल का बताता हूँ पहले। ठीक है, रिलेशनल में एक्सेल शीट टाइप हो गया, ठीक है, आपका स्क्विल हो गया, माई स्क्विल हो गया, और ओरेकल का हो गया। ठीक है, और मारिया डीबी भी इसके अंदर होता है, काफी सारे आईबीएम का भी इसके अंदर हमारा डाटाबेस होता है, काफी सारे मल्टीपल डाटाबेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमें देती हैं। अब वो डाटाबेस हम क्यों इस्तेमाल करें, ताकि हम स्टोर कर पाए। भाई अगर आप रिलेशनल डाटाबेस ले रहे हो तो उसके अंदर किस तरीके का डाटा स्टोर करोगे, जो आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जो भी आप एक फॉर्म फिलअप करते हो उसके अंदर जितनी भी आप नंबर ऑफ फील्ड्स मैंडेटरी होती हैं फिल करना। ठीक है, और आप, हाँ, वो आपका रिलेशनल टाइप में डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, किसी भी तरीके का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, वो किस में जाके स्टोर होता है, एक रिलेशनल टाइप के में। ठीक है। अब ये सारे एक एग्जांपल है। अब नॉन रिलेशनल में कैसे हुआ, नॉन रिलेशनल में आप किस तरीके की मतलब आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने दे दिया, नोटपैड। ठीक है, सेकंड होता है एक मोंगो डीबी भी होता है। ठीक है, मोंगो डीबी भी हमारा एक डाटाबेस होता है जो हमारा नॉन रिलेशनल या फिर इररिलेशनल डाटाबेस को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल एक और है इसका, क्या है, आपका जो जेसन फॉर्मेट हम लिखते हैं, की पेयर फॉर्मेट, ये भी नॉन रिलेशनल में कंसिडर किया जाता है। इवन दो जो आप ग्राफ्स बनाते हो, जितने भी नंबर ऑफ ग्राफ्स हैं, उसको भी हम नॉन रिलेशनल में स्टोर करते हैं। ठीक है। और जैसे कि अगर आप कोई पिक्चर्स देखते हो, मतलब इट्स लाइक फोटोज, अगर आप एक फोटोज है, मल्टीपल फोटोज जो आप कंसिडर करते हो, वो भी आपका नॉन रिलेशन, वो भी तो एक डाटा ही है। अगर आप फोटोज को देखोगे, अगर आप उसको एक नोटपैड में खोलोगे, उसमें से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मतलब वो खुल के आएगी ना कुछ तो लिखा आएगा, नंबर्स लिख के आते हैं। राइट, वो आरजीबी नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, या फिर उसके हेक्स कोड लिखे होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वो भी तो एक डाटा ही है हमारे लिए, फोटोज, कलेक्शन ऑफ फोटोज या फाइल्स, वो भी एक आपका नॉन रिलेशनल या फिर इररिलेशनल डाटाबेस में कंसिडर करा जाता है। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म में दिख रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, वो हमारा रिलेशनल है, ऐसे ऐसे समझते हैं। और नॉन रिलेशनल में जो अनस्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम रिलेशनल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, और नॉन रिलेशनल में फिक्स नहीं रहते हैं। मतलब अगर आप किसी का डाटा डाल रहे हो, वो 4 कॉलम का भी हो सकता है, अगले पर्सन का डाटा 12 कॉलम का भी हो सकता है, या फिर तीसरे पर्सन का एक कॉलम में। ठीक है। अब जैसे कि रिलेशनल में क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है। जैसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलेगा ना। चलो, चाहे से 101 कर लो, 102 आ जाएगा, 100, बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक। पर इसमें नहीं होता है नॉन रिलेशनल में। इसमें पहले 100 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 45 हो गया, ये अनऑर्गेनाइज। ठीक है, इसका कोई मतलब जो नंबर है वो फिक्स नहीं रहता। ठीक है। आपका जो रिलेशनल डाटाबेस है वो नॉन रिलेशनल से स्लो होता है। नॉन रिलेशनल से स्लो, ऐसा क्यों, अब इसको समझाता हूँ। जैसे कि समझो आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है, 10,000 लोगों का डाटा है। ठीक है, रिलेशनल के अंदर, रिलेशनल डाटाबेस है ना, 10,000 लोगों का डाटा है। अब मुझे सीधी सी बात है कि समझो मुझे देखना है कि 9,000 वाले लाइन पे क्या लिखा है, तो 1 से शुरू करेगा, 9,000 तक जाएगा। राइट। अब नॉन रिलेशनल जो होता है उसमें रेंडमाइज फॉर्मेट में होता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि 9,000 वाली जो लाइन है वो ऊपर ही लिखी हो, टॉप पे लिखी हो, तो वो वहीं से पिक करके ला देगा। ठीक है, तो जो वैसे तो पता नहीं चलता, पर मिली सेकंड का फर्क आता है। हाँ, नहीं, मिली सेकंड का, हाँ, पर मिली सेकंड का फर्क आता है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में ज्यादा फर्क नहीं है, बस नॉन मतलब ये है कि मोस्टली इसमें मिली सेकंड का फर्क है। ठीक है। इस तरीके का। तो देखो, कौन से टाइप का आपको डाटाबेस लेना है, मतलब रिलेशनल लेना है या नॉन रिलेशनल लेना है, वो किस पे डिपेंड करता है, डाटा पे। ठीक है, कि किस तरीके का आपका डाटा है, किस तरीके का आपका मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं, किस तरीके के डाटा को आप वहां पे स्टोर करना आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ये डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब डाटाबेस तो भाई देखो स्टोर करने की प्लेस है।
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे हमें ज्यादा उसकी ज्यादा फंक्शनैलिटी या ज्यादा हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कहाँ से हमें आउटपुट ज्यादा बेटर मिलेगा। ठीक है। अब ये समझ गए पहले रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल के बीच में डिफरेंस बताऊं मैं। अब इसके अंदर जो एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस के अंदर दो सर्विसेज हम पढ़ेंगे, जो एक होती है रिलेशनल की, एक होती है नॉन रिलेशनल। रिलेशनल की डाटाबेस है, आरडीएस नाम की सर्विस होती है, अब इसका नाम ऑरोरा आरडीएस कर दिया। ठीक है, सर्विस का नाम किसके लिए, रिलेशनल के लिए। नॉन रिलेशनल के लिए हम जो सर्विस का नाम पढ़ेंगे वो है डायमोडीबी। ठीक है, ये एडब्ल्यूएस में नाम है। ठीक है, अभी हम रिलेशनल डाटाबेस के बारे में समझते हैं। अब रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो हमें एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, एडब्ल्यूएस के अंदर हमें काफी सारे इंजन हमें प्रोवाइड होते हैं। एक था माइस्क्वेल, स्क्वेल हो गया, ऑरोरा हो गया, ओरेकल का हो गया, पोस्टग्रेसक्वेल हो गया, मारिया डीबी मिलता है, आईबीएम का भी मिलता है। ठीक है, ऑरोरा पोस्टग्रे भी मिलता है। ठीक है, काफी सारे मल्टीपल डाटाबेस मतलब है सब रिलेशनली, कॉन्सेप्ट वाइज सबका सेम है कि भाई क्या करना है आपको, बस सेलेक्ट करना है, उसको दे देना है। बाकी तो हमारे पास डाटाबेस इंजीनियर भी तो होगा, वही तो डाटाबेस के टेबल लेवल तो वही बनाएगा, हम थोड़ी ना बनाएंगे। हाँ, पर हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या आप काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आप खोल के उसको दे सको। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जैसे डायनामो डीबी और तो हो गया नॉन रिलेशनल में। एक होता है यहाँ पे रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है, इस लाइक अगर आपके पास मल्टीपल डाटाबेसेस हैं, ठीक है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक, तो रेड शिफ्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आपके पास एक कंपनी में डिफरेंट मल्टीपल डाटाबेस भी तो हो सकते हैं। अभी तो हम एक डाटाबेस पे काम करेंगे, अगर आपके पास 10 माइस्क्वेल के डाटाबेस हुए तब तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो रेड शिफ्ट एक हमारे पास अच्छी इन्होंने सर्विस दे रखी है कि मल्टीपल डाटाबेस को एक साथ आप उसको मैनेज कर सकते हो इजी। ठीक है, इलास्टिक कैच जो रहता है हमारे कैच फाइल से रिलेटेड रहता है कि उसके डाटा को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फिर आता है डाटाबेस माइग्रेशन। डाटाबेस माइग्रेशन जो रहता है हमारा कि समझो कि अगर आप जैसे अजूर का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप जीसीपी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर डाटाबेस बना रखा है, आप उसको उठा के एडब्ल्यूएस बुला रहे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाटाबेस माइग्रेशन। आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने डाटा को माइग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर डाटा हम रिलेशनल डाटाबेस तो समझ गए कितने तरीके के आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम, ठीक है, ये तो हमें मिलते हैं, और भी अभी इन्होंने ऐड ऑन कर दिए। टोटल में हमारे 8 या 10 के आसपास हैं। इंजन कितने दे रखे हैं इन्होंने, 6 हैं, 8 है कुछ प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बारे में भी देखते हैं। और हाँ, एक हमें है ना, इसको मैं बड़ा नहीं हो रही स्क्रीन, कोई नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ इसमें, ये जब मैं भेज दूंगा उसके अंदर तो देख ही लोगे। ठीक है, ऐसा वैसा तो अब नीचे आ जाओ। हाँ, ये फोटो, ये देख, ठीक है, दिख रही होगी अब। पेपर क्यों नहीं हो रही। हाँ, अब इसके अंदर क्या है, तो भाई एक मारिया डीबी जो डाटाबेस है, इसके अंदर हमें यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है और रेंज ऑफ स्टोरेज जो हमें हर डाटाबेस में मिलती है। अगर आप देखोगे जो रेंज ऑफ स्टोरेज पे पहले चलते हैं कि आपको हर डाटाबेस में एडब्ल्यूएस वाले कितनी स्टोरेज देते हैं, ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बस एक्सेप्ट फॉर स्क्विल सर्वर। स्क्विल सर्वर की इन्होंने जो दे रखी है मिनिमम 20 GB है एंड मैक्सिमम 16 TB तक की है। बाकी सबके अंदर ये 100 GB और 64 TB तक की स्पेस प्रोवाइड कर। ठीक है, और हम्म, रिलेशनल डाटाबेस में, हाँ, ये सब रिलेशनल डाटाबेस का चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि सारे रिलेशनल के ही हैं। अभी नॉन रिलेशनल तो डायनामो डीबी हो जाएगा ना, उसमें तो कोई हमें स्टोरेज मेंशन करनी नहीं होती वैसे। ठीक है, मारिया डीबी के अंदर क्या रहता है, मतलब यहाँ पे सब में जो स्पीड है सबकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग की तो सबकी सेम है 1000 IPS, एंड जो स्पीड मैक्सिमम इसमें मिल रही है 80,000, 64,000, 80,000 है। सबसे ज्यादा ओरेकल की है और सबसे कम है स्क्विल सर्वर की। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का बस फर्क आ रहा है, बाकी तो अंदर तो मतलब जो बनाने का कॉन्सेप्ट है सबका सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जब मैं एडब्ल्यूएस में काम करूंगा, जो आपको डाटाबेस लॉन्च करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, सबका सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं, क्योंकि आपको बस सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप विंडोज लॉन्च करते हो या फिर आप रेड हैट लॉन्च करते हो, सबसे पहले बस ओएस ही तो सिलेक्ट करना है, लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट तो एक ही है। सबसे पहले की पेयर, उसके बाद नेटवर्क, फायरवॉल, फिर स्टोरेज।
सब में यही आ रहा है, सेम है इसके साथ है। तो इनकी प्राइसिंग भी ज्यादा होगी स्पीड के हिसाब से। हाँ ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस है ना, अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम दो ही इस्तेमाल कर सकते हो आप, स्क्वेल और पोस्टग्रेसक्वेल। ठीक है, ये दो फ्री हैं, बाकी सब पेड है। सबकी कमांड जो है गेट और सेट करने की, यानी लोग गेट करने की और इंसर्ट करने की, तो सेम ही होता है कमांड। नहीं नहीं नहीं, सबकी अलग अलग होती है, हर एक कंपनी का अलग अलग डाटाबेस है। तो डाटाबेस की खबर, अब जैसे डाटाबेस की अपनी लैंग्वेज क्वेरी होती है ना, क्वेरी लैंग्वेज है ना ये तो। हाँ, जैसे कि पाइथन अपनी अलग है, जावा अलग है, डॉट नेट अलग है सारी लैंग्वेजेस तो ऐसी है, तो सारे डेटाबेसेस, पर इनकी क्वेरी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए तो डाटाबेस इंजीनियर हमने बैठा रखा होगा। हमें इतना आइडिया नहीं है कि भाई उस पर डाटा, हर कौन से डाटाबेस पर, हाँ उसको लॉन्च करके दे देंगे, उसको सेटअप करके दे देंगे। तो इतना आइडिया हमें होना चाहिए कि आप उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे है। तो अभी रिलेशनल समझ गए हम, ठीक है। बाकी मैं शेयर कर दूंगा, और इस पीडीएफ में है ना, अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे देखो हर स्क्वेल सर्वर पे भी है ना कुछ 4 या 5 6 पॉइंट हैं, मतलब कि इस लाइक कि आपको थोड़े एडवांटेजेस सबके पता होने चाहिए। ठीक है, सब हर डाटाबेस के, क्योंकि अगर जब इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू अगर देने जाए तो फिर एटलीस्ट कोई कोई पूछ ना दे। तो ये है कि कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए वहां पे कि आपको ये नहीं पता। ठीक है, तो अभी इतने सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, चार चार काफी रहेंगे। हाँ बस चार चार देख लेना कि भाई चार चार आपको याद हो, ऑलमोस्ट सबके सिमिलर सिमिलर ही है। ठीक है, तो माई स्क्वेल, पोस्टग्रेसक्वेल, ऑरोरा, सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मारे डीबी। ठीक है, उसके बाद तो नॉन रिलेशनल आ जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस है सबके वो एक तरीके से। ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप ऑरोरा आरडीएस सर्च मारना, और यहाँ पे ऑरोरा आरडीएस में हम जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इस डाटाबेस को लॉन्च करोगे, तो मेरे पास है ना एक वो भी खोल देता हूँ जो मैं, अम, ठीक है, एक इंस्टेंस मैं लॉन्च करता हूँ। ठीक है, डाटाबेस सर्वर। ठीक है, और डायरेक्टली ले लेते हैं। इंस्टेंस टाइप सब सेम ही है, की पेयर शायद से यहाँ पे नहीं होगा, एक पैन की का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी अभी तो हम चीजों से ना, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। लॉन्च। ठीक है, अभी एक मैंने जस्ट एक नॉर्मल EC2 का इंस्टेंस लॉन्च करा है, कहाँ पे, AP नॉर्थ ईस्ट पुणे में। ठीक है, कुछ मैंने और नहीं करा है। अब हम अपने डाटाबेस के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब डाटाबेस बनाना है, सबसे पहले तो लॉन्च करना है। ठीक है, तो डैशबोर्ड में तो कुछ होगा नहीं, डाटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डाटाबेस में जाना है हमें। ठीक है, एंड ठीक है, क्रिएट डाटाबेस। अब यहाँ पे है ना दो तरीके के ऑप्शन आएंगे, एक आएगा स्टैंडर्ड क्रिएट एंड इजी क्रिएट। स्टैंडर्ड क्रिएट एंड इजी क्रिएट में क्या फर्क है, कि इजी क्रिएट में जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड क्रिएट में क्या है, आपको सारे ऑप्शन खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वी गो विद स्टैंडर्ड क्रिएट, राइट, मजा ना आएगा। ठीक है, अब इंजन के देखो यहाँ पे, ये आपके इतने सारे इंजन दे रखे हैं। ठीक है, ऑरोरा, ऑरोरा स्क्वेल, ऑरोरा पोस्टग्रेसक्वेल, माई स्क्वेल, पोस्टग्रेसक्वेल, ये अलग है। ठीक है, मारियाडीबी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट स्क्वेल सर्वर एंड IBM DB2। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल में 8 इंजन ये AWS वाले प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो ये ऑरोरा है ना, ये वैसे अगर मैं बताऊं तो ऑरोरा आपने कहीं सुना नहीं होगा, ऑरोरा जो है वो AWS का खुद का है।
ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है अगर मैं बताऊं, पर क्योंकि खुद की चीज वो ज्यादा अच्छे से करवाएंगे ना। कंपेटेबल है। हाँ बिल्कुल सही। तो कंपेटिबिलिटी ऑरोरा की बहुत अच्छी है, पर ये फ्री नहीं है। ठीक तो है। मतलब माई एसक्यूएल और माई कंपेटेबल, उसका अपना है माई कंपेटेबल, ये अलग से इंटीग्रेट होता है। हाँ, ठीक, ऑरोरा वाला उसका है, ये बाकी दोनों इसने खुद ने जेटा बनाए का। हुए हैं। ठीक है, ऑरोरा वाले जो हैं दोनों इसके खुद के हैं। बाकी सब जो है नॉर्मल जो हमें बाहर मिलते हैं, मतलब जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली, वो हम्म। है। ठीक है। अब यहाँ पे जो माइस्क्वेल है, हम माइस्क्वेल पे काम कर, देखो हमारे को दो फ्री होते हैं, माइस्क्वेल एंड पोस्ट एसक्यूएल, आप दोनों चला सकते हो। लिखा नहीं नहीं लिखा नहीं है वो, मेरे को पता है ना, नहीं बाकी सब पेड है। ठीक है। आगे जाएंगे फिर मान लो। हाँ, अब यहाँ पे माइस्क्वेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर मारियाडीबी भी तो फ्री है। मारे डीबी फ्री है इसमें, मारे डीबी भी फ्री हाँ, होगा, यहाँ से पता चल जाएगा नीचे से। मारियाडीबी भी माइस्क्वेल का ही एक पार्ट है। ठीक है। अच्छा। तो हम हमारे अभी माइस्क्वेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सबकी मुझे वैसे ऑलमोस्ट कमांडें नहीं पता, तो माइस्क्वेल की मेरे को पता है, तो मैं वो लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप माइस्क्वेल के या ये तो फिल्टर्स है, फिल्टर तो कोई काम के नहीं है, यहाँ पे ये चीज है वर्जन्स। ठीक है, कि आप माइस्क्वेल के डिफरेंट वर्जन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कौन सा वर्जन चाहिए, पुराना है नया है। अभी तो ऑलवेस्ट मतलब ऑलवेस्ट है, नया वाला इन्होंने दे रखा है 8.0.40। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं टेम्पलेट पे। टेम्पलेट में आपको लिखा मिल जाएगा कि ये फ्री है या नहीं है, यहाँ पे फ्री टायर लिखा हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे, हाँ अगर जैसे कि मैंने IBM DB2 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे देखो फ्री टायर नहीं आ रहा था, दो ही आ रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे डीबी में सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे डीबी पे हमारा फ्री टायर आना चाहिए, तो फ्री टायर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। पर ये मत सोचना फ्री टायर के अंदर आप कुछ भी कर दोगे, उसके अंदर भी लिमिटेड ही रखना है, ये नहीं कि आप उसकी लिमिट एक्सीड कर दो। ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे ऑब्वियस है ना, फ्री टायर में तो आप सोचोगे भाई 16 टेराबाइट की स्पेस दे रहा है, माइस्क्वेल दे रहा है, फ्री में चला है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो अपना बिल लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रोडक्शन एंड डिवाइस टेस्ट टेस्ट। ठीक है, वैसे आपको इन दो ऑप्शन में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है, दोनों एकदम सेम ही है। मेन जो फर्क आता है वो इन तीनों ऑप्शंस में आता है, मतलब अगर आप फ्री टायर लेते हो ना, तो आपके ये दो ऑप्शन बंद हो जाते हैं, केवल ये ऑप्शन खुला होता है। ठीक है, मैं आपको ये दो ऑप्शन बता देता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, काम नहीं करेंगे हम इस पे। ठीक है, इनका काम होता है मल्टी एजेड क्लस्टर डिप्लॉयमेंट एंड मल्टी एजेड डाटाबेस इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या रखा है, क्रिएट अ प्राइमरी डाटाबेस विथ टू रीडेबल स्टैंड बाय इन अ सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन। मतलब इसने क्या क्या रखी है, अगर इसमें एक मेन डाटाबेस लॉन्च करेगा और सेम डाटाबेस दो स्टैंड बाय पे रख देगा, कि अगर बाय एनी चांस अगर आपका एक डाटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होती, तो बाकी दो आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, कि एक नहीं हो रहा तो अभी जल्दी से दूसरा पकड़ो, एप्लीकेशन नहीं रुकनी चाहिए हमारी, मतलब कनेक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन डाटाबेस तो यहाँ पे इमेज से भी हमें समझ में आ रहा है, स्टैंड बाय पे एक ही रहेगा, बाकी जो है इसमें और इसमें कनेक्टेड रहेंगे, कि हाँ एटलीस्ट ये दो हमारे स्टैंड बाय पे रहेंगे। ठीक है, सेम इसके साथ भी यहाँ पे भी ये क्रिएट अ प्राइमरी डेटाबेस विद नॉन रीडेबल स्टैंड बाय। ठीक है, अब इंस्टेंस इन अ सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन। अब इसमें क्या है, ये नॉन रीडेबल है, ये क्या रहेगा कि अगर ये नहीं चला तो ये दोनों ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि ये इसका बैकअप रखेगा। ठीक है, इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, पर इसका बैकअप रखता रहेगा, कि भाई अगर ये उड़ गया तो आप इसको बाद में खुद कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इसका एक बैकअप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली रीडेबल स्टैंड बाय में रहेगा या नॉन रीडेबल स्टैंड बाय में रहेगा, मतलब अगर ये डाउन हुआ इन दोनों को पकड़ लेगा। यहाँ पे ये क्या है, ये डायरेक्टली मतलब उसके अंदर बस स्टोर करता रहेगा बैकअप की तरह। ठीक है। इसे फर्स्ट वाला में तो स्टोर करेगा, अगर मान लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसमें से कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा, और इसमें नहीं होगा वो वाली चीज। ठीक। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो सिंगल इंस्टेंस है, बस गया तो गया, जाता है, रेट भी कम हो गया इसमें। गया तो गया। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, अगर आप ये दो लेते हो ऑब्वियस है, अब देखो अगर आप 20 GB जो ले रहे हो, यहाँ पे 20 GB ली, तो यहाँ पे तो 20 20 लेगा वो। ठीक है, तो 60 GB तो इसके एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों तरफ का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा आप बैकअप बैकअप रखोगे भाई, उसकी स्टोरेज भी तो लगेगी ना, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट इसके अंदर एड ऑन होगा। ठीक है, तो हम फ्री टायर पे भी काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉयमेंट सिंगल डिप्लॉयमेंट वाले पे सर सिलेक्ट करेगा। हाँ ऊपर बोलो। से इसमें इंस्टेंट लिख के आ रहा 3 2, उसका क्या मतलब है? क्या क्या। थोड़ा ऊपर करिएगा, इसी में और ऊपर करिए। हाँ इसमें लिख के आ रहा है जब पेड वाले देते हैं 3 इंस्टेंस
टू इंस्टेंस ऊपर अगर देखेंगे तो क्या है, मल्टी एजेंट डीब इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट टू। ब्रैकेट में थ्री कहाँ पे? इंस्टेंसेस टू, तीन बने ना उसमें, और यहाँ पे या इस वाले पे? ऊपर ब्रैकेट हाँ में ऊपर देखिए ना, मल्टी एजेंट डीबी मल्टी क्लस्टर डिप्लॉयमेंट थ्री। एक सेकंड। उसी, हाँ, ब्रैकेट में उसी का हेडिंग में मल्टी एजेड डीबी हेडिंग में क्या क्यों क्यों क्या? हाँ, ये थ्री थ्री इंस्टेंस है, यहाँ पे इंस्टेंस। 2 इंस्टेंस है ना। यहाँ पे क्या मैंने बताया ना, 3 अवेलेबिलिटी जोन में रखेगा। और यहाँ पे लिख रखा है उसने कि 2 रीडेबल, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिंगल में रखेगा ना। नॉन तो इंस्टेंस का यहाँ पे वीएम बता दो रहा है कि इंस्टेंस। सर्वर का वो बता रहा है कि वो रखेगा। अरे 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 अरे, अच्छा अच्छा, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस नाम से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, बेसिकली चलिए, अब मैं बात ये है कि अब जब डाटाबेस आप लॉन्च करोगे, मैं आपको ये वाला मतलब चलो आगे भी ऑप्शन आता एक दूसरा, ठीक है। जब आप डाटाबेस लॉन्च करोगे तो क्या उसको रैम या सीपीयू नहीं दोगे? जब रैम और सीपीयू दोगे तो ये बेसिकली, हाँ, वो एक तरीके का इंस्टेंस ही बन गया ना, ठीक है। आप उसके अंदर कनेक्ट भी तो करोगे, तो वो उसको इंस्टेंस नाम से डिनोट कर रहा है, ठीक है, प्रॉपरली, लेकिन ये इंस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डाटाबेस ही, पर आप एक डाटाबेस को रैम भी दोगे, सीपीयू भी दोगे, स्टोरेज भी दे रहे हो, तो इसका काइंड ऑफ इंस्टेंस तो बन ही गया ना। आप क्या उसको चाहिए नहीं कुछ प्लेटफॉर्म चलने के लिए, तो उसको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। तो काइंड ऑफ इसको इंस्टेंस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पर इट्स नॉट लाइक कि वो एक प्रॉपर इंस्टेंस रहेगा, ठीक है। हम अपने डाटाबेस को EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, अभी करा नहीं है, ठीक है, पर ये जो इंस्टेंस है ये आपके बेसिकली उसको खुद को ही, डाटाबेस को ही डिनोट कर रहा है, नॉट अ EC2 वाला इंस्टेंस, ठीक है। जहाँ पे जो इंस्टेंस लिखा है ना, ये अपने डाटाबेस को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्यों इसका इधर इंस्टेंस इन्होंने इसलिए मेंशन कर रखा है, क्योंकि हम इसको रैम सीपीयू भी डिनोट करेंगे, दैट्स व्हाई उसने इन्होंने इस तरीके से इसको डिनोट कर रखा है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं अभी फ्री टायर पे ही रखता हूँ, ठीक है। वो ये वाला ऑप्शन अभी आएगा कि आप कितनी रैम ले रहे हो, कितना सीपीयू, ऑप्शन आगे है, ठीक है। पर इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डाटाबेस नाम की सर्विस है, अगर कोई पूछे तो जैसे हम AWS की स्टार्टिंग टाइम पे मैंने बताया था 3 सर्विसेज होती हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS, ठीक है। इंफ्रा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आप सोच रहे हो डाटाबेस कहाँ पे आएगा? नहीं, डाटाबेस कभी सॉफ्टवेयर में तो आएगा ही, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे रैम और सीपीयू दे रहे हैं तो ये इंफ्रा में आएगा, नहीं, ये इंफ्रा में नहीं आता, इसको हम प्लेटफॉर्म में ही कंसीडर करते हैं। इवन दो आप इसको रैम या सीपीयू अलॉट कर रहे हो, पर इसमें AWS वालों ने क्लियरली कह रखा है कि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ही ये काउंट होगा, ठीक है, नॉट एज अ इंफ्रा। क्योंकि इंफ्रा में तो बिल्कुल बेस लाइन आ जाती है, और जब आप रैम सीपीयू आ गए दैट मीन्स इट्स अ बेस लाइन, ठीक है। पर इसको इन्होंने प्लेटफॉर्म में ही काउंट करा है, चाहे आप डायनामो डीबी ले लो, चाहे आप RDS वाला सेक्शन ले लो, ठीक है, वो उसमें PaaS में ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे जब आपका डाटाबेस बनेगा, मतलब डाटाबेस बन के बाहर जो दिखेगा उसका नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने डाटाबेस 112 कुछ भी डिफरेंट नेम दे दिए, एक एक्स्ट्रा देके, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस वाले नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? मास्टर यूजर नेम, डेट मीन्स जब आप अपने डाटाबेस के अंदर लॉग इन करोगे तो उसके अंदर एडमिन से लॉग इन करोगे, फर्स्ट लॉग इन तो एडमिन से होगा, ठीक है। अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हो, यू कैन गो विद अनदर नेम, है कोई इशू नहीं है, आप अनदर नेम दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने रूट लिख दिया, आकाश लिख दिया, XYZ एडमिन का नाम, अब मैं एडमिन अच्छा लगता है लिखा होता है, एडमिन लिखे रहने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब इसका क्या है, मुझे एक पासवर्ड बनाना है लॉगिन करने के लिए। ऑटो जनरेटेड का ऑप्शन है, मतलब ऑटो जनरेट करके दे देगा, पर मैं खुद ही लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दिया, हर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है, जब आप पासवर्ड दोगे ना, कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर काउंट नहीं करना है, ठीक है। कैप्स में है, स्मॉल में वर्ड है, और नंबर आप लगा सकते हो, ठीक, स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे हर्ष, एक पॉइंट है, सेल्फ मैनेज और सेक्रेट मैनेज, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। ये सीक्रेट मैनेजर, ठीक है। हाँ। ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो लिखा हुआ है देखो, RDS जनरेट अ पासवर्ड फॉर यू मैनेजर थ्रू आउट अ लाइफ साइकिल यूजिंग AWS सीक्रेट मैनेजर। सीक्रेट मैनेजर एक डिफरेंट सर्विस होती है AWS के अंदर, ठीक है, जो आपका पासवर्ड टाइप जनरेट करने के लिए काम में आती है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ RDS, ठीक है। ये एक AWS के, हाँ, ये है ना, नहीं, AWS की दूसरी सर्विस है सीक्रेट मैनेजर, हाँ। इसके अंदर क्या होता है, आपका पासवर्ड जनरेट होता है, और अगर आपका पासवर्ड उधर आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे आ जाए। अब हम वैसे अगर इसकी हेल्प लेना चाहते हो तो वो वाली हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद जनरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, ओके, ओके। ठीक।
अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन में मैंने पासवर्ड आई थिंक सो मैंने सेम टाइप करा हो, बस हर्ष कैपिटल। मैं एक काम करता हूँ, एक आइडिया है, मैं भूल ना जाऊँ इस चीज के लिए, मैं इसका ना कॉपी करके नोट पैड में लिख देता हूँ ना इसको। शायद नहीं है मेरा कॉपी। कॉपी पासवर्ड कॉपी नहीं होता, ऐसे टाइप करना होगा। नहीं, हो जाता है इस पे कल इवेंट करके और इस पे। नहीं, मेरे को याद तो है हर्ष, मैं भूल ना जाऊँ, फिर भी कोई बात नहीं। बीन का भी दिक्कत नहीं, मैं कल उसमें हो जाएगा। हर्ष कैपिटल है और 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। एच कैपिटल, बस एच का। अब यहाँ पे आता है नीचे वाले सेक्शन में हाइड फिल्टर्स, पता नहीं क्यों दे देते हैं हाइड फिल्टर सेक्शन में। पर फिल्टर मतलब फिल्टर समझ गए ना, किसी चीज को फिल्टर करना, ठीक है। ये तो छोड़ो, मेन तो यहाँ पे ये आता है इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन को ही डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना कि मतलब आप, हाँ, रैम सीपीयू कितना देना चाहते हो अपने, उसको कितना आप यहाँ पे अलॉट करना चाह रहे हो। अभी फ्री टायर में देखो DB-T3 माइक्रो अवेलेबल है, DB-T4G माइक्रो अवेलेबल है, यहाँ पे 2 CPU 1 GB रैम, और बाकी भी अवेलेबल है, पर वो फ्री में नहीं है। अगर मैं वहाँ पे प्रोडक्शन या फिर डिवाइस टेस्टिंग में स्विच कर दूंगा ना, आ जाएंगे ऑप्शन, आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैंने फ्री टायर ले रखा है ना, दैट्स वाई यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये मैं बाकी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे 8 CPU है, 32 GB रैम, सब आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी इतनी काफ़ी है। ठीक है, अगर मैं नीचे चलता हूँ तो नीचे यहाँ पे अब आपको स्टोरेज सेलेक्ट करनी है। अब याद है हमने हार्ड डिस्क वाला सेक्शन करा था, हार्ड डिस्क वाले सेक्शन में हमने GP2 GP3 IO1 IO2 एंड मैग्नेटिक के बारे में जाना था। वो, हाँ, 7 पड़ी थी, पर इसमें इसमें लेकिन 5 आएंगी, ठीक है। यहाँ पे GP2 GP3 IO1 IO2 एंड मैग्नेटिक, आप इनमें से जो चाहो वो हार्ड डिस्क अभी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसको भी हार्ड डिस्क तो लगेगी भाई, डाटाबेस स्टोरेज तो लेगा ना, हार्ड डिस्क तो वो भी लेगा, ठीक है। अब इसमें एलोकेटेड स्टोरेज जो बाय डिफॉल्ट मिलती है वो मिलती है 20, क्योंकि स्क्विल वाले में मैंने दिखाया था 20 मिल रही है, बाकी सब में 100 मिलती है मिनिमम, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो वैसे यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। हम्म, यहाँ पे क्या है, ऑटो स्केलिंग टाइप यहाँ पे दे रखा है, तो ऑटो स्केलिंग के अंदर यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपकी 20 GB मतलब भर गए बाय एनी चांस, तो आपका ये स्विच हो जाएगा 1000 GB पे, ऑटोमेटिकली 1000 GB पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट, हाँ इसकी लिमिट इसके यहाँ पे लिमिट आप चेंज कर सकते हो, आपको 900 लिखनी है, 10,000 लिखनी है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी एसक्यूएल की लिमिट होगी उतनी तो लेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, 20 से लेके हाँ बिल्कुल सही, रेंज बताएंगे आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर इसको बंद करना है तो बंद कर दो, चालू रखना तो चालू रखो, कोई इशू नहीं हो, आपके ऊपर है। मेरे को अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं यही नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, मैं इतनी भी नहीं भर पाऊंगा, काफी है, हाँ, ठीक है, इसी काफी है। क्योंकि अभी मेरे पे डाटा नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरीके के आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक आपको मिलेगा डोंट कनेक्ट टू EC2, कनेक्ट कंप्यूटिंग रिसोर्स एंड कनेक्ट टू दी EC2। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है कि आप डायरेक्टली अपने VPC के साथ कनेक्ट कर दो, और उस VPC नेटवर्क के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस लॉन्च होंगे उनके साथ ये कनेक्ट हो सकता है। मतलब जैसे कि उस नेटवर्क के अंदर 10 इंस्टेंस है, 20 इंस्टेंस है, 20 EC2 है, ठीक है, तो सबके साथ कनेक्ट हो जाएगा उस नेटवर्क में या सबनेट में। आप नीचे सबनेट भी होगा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप कनेक्ट टू दी EC2 कंप्यूटिंग कर दोगे तो डायरेक्टली एक के साथ, एक सर्वर के साथ, हाँ, एक सर्वर 1 to 1 चलेगा फिर ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने DB सर्वर सेलेक्ट करा था, क्योंकि अभी मैं एक इंस्टेंस पे ही काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस ये VPC सेलेक्ट करना है आपको अपना, किसी को सबनेट लो। हाँ। अब यहाँ पे आपको अपना सबनेट ग्रुप बनाना है, सबनेट ग्रुप वैसे ही ऑटोमेटिकली बना देगा, क्योंकि अभी हम 1 to 1 इंस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फायरवॉल में हमें कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे हम सेलेक्ट, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं, पर कोई नहीं, यहाँ पे नया बना लेगा फायरवॉल के लिए। अवेलेबिलिटी जोन हमने अभी डिफॉल्ट वाला ही ले रखा है, आज ये वो अपने आप उठा लेगा सेट। अब यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि अगर आप अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगाना है, IAM ऑथेंटिकेशन लगाना है, या कर्बोज ऑथेंटिकेशन जो होता है,
पासवर्ड ऑथेंटिकेशन तो भी हमने पासवर्ड डालेंगे, नॉर्मल समझ गए। आई एम डाटाबेस ऑथेंटिकेशन मतलब जो आई एम यूजर है वो कनेक्ट कर सकता है, कौन सा आई एम यूजर कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, यहाँ पे वो वाली चीज आ सकती है। ठीक है। एंड कर्बोज का होता है वही की बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो रहता है हमारा। ठीक है। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। इनसाइट हमने ले लिया। एडिशनल सेटिंग यहाँ पे काफी सारी दे देता है ये। एडिशनल सेटिंग के अंदर एरर लॉग्स वॉग्स की है ये तो, मॉनिटरिंग एंड लॉग्स की आ गई। पर अभी मॉनिटरिंग वाला सेक्शन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर हम मॉनिटरिंग वाला जो सेक्शन है वो हम क्लाउड वॉच के अंदर समझेंगे। तो मॉनिटरिंग वाला सेक्शन अभी रहने देते हैं। ठीक है। अभी मॉनिटरिंग वाले सेक्शन नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम इस मॉनिटरिंग वाले सेक्शन को इसमें ना करके सेपरेटली एक अपने उसमें एल्गोरिदम मतलब उसकी सर्विस में समझेंगे। क्रिएट डाटाबेस, यहाँ तक सारे ऑप्शंस क्लियर है। तो मैं हमने कैसे कैसे बनाया, लेट्स से कि यहाँ पे अभी पर इसको बनने में टाइम लगेगा। नहीं अभी नहीं हुआ ना है। इसके चार्जेस भी ऐसे ही कि एक बार बन गया तो फिर 400 काटे जाएंगे, या जैसे हम्म, जैसे हम लोग यूज करेंगे। नहीं जैसे जैसा आप यूज करोगे उस हिसाब से भी कटेगा ना, आप ऐसे थोड़ी ना एक बार बन गया ऐसा फिक्स नहीं रहता। वैसे आप वाला सीन नहीं है जैसे हम लोग स्टोरेज के टाइम पे था कि हम लोगों ने एक वो कर लिया तो वो हमारा रिजर्व ही हो गया, तो उतना पार्टीशन तो उसने दे दिया हम लोग को स्टोरेज में। देखो वैसे वाला इसके अंदर दो तरीके का रहता है। स्टोरेज तो आपने अगर ले ली तो आपके लिए रिजर्व हो गई, स्टोरेज की तो देनी ही। अगर आपके जैसे कोई ट्रैफिक आ रहा है जो नेटवर्क का जो होता है वो नेटवर्क के भी लगेंगे आपके, और वो वीपीसी में काउंट हो जाता है एक तरीके से। अब देखो ना, अब आप अपने एपीआई गेटवे भी लगाओगे अब इसके अंदर, मतलब ये बेसिकली आप इसके अंदर अपने इंस्टेंस के साथ जो कनेक्टिविटी है, अब EC2 से इसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफर होगा इधर से उधर जाने का, तो उसके तो लगेगी। बेसिकली स्टोरेज को तो देने ही देना है, ऐसे नहीं कि एकदम ही आपका बिल बनना शुरू हो जाएगा। वो तो जैसे जैसे आप स्वाइप करते जाओगे अपने आप बिल लाके देगा। इसका ऐसा अलग सेक्शन होता है ना वहाँ पे, दिख जाएगा। वैसे भी इस अकाउंट का मैंने काफी ज्यादा बिल बना दिया है, देखूँ तो। अभी इसको बनने में टाइम लगेगा, ये 5 से 6 मिनट तो लेके ही लेगा। मतलब पूरा अभी सेटअप हो रहा है ना वहाँ पे, अब इसको बीच में मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। पसीना आ रहा है हाथ में। नहीं लास्ट मंथ का है, अभी तक का तो 2 मंथ $2 हो गया। लॉग आउट कर देगा वो हर चीज। नहीं नहीं उसने नया बना लिया। नया बना उसने नया बना, ये 3 महीने हुए हैं इसको कुछ बने, फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च तक में इसका 41 का बन गया। तो ये इंस्टेंस है, इंस्टेंस तो इनिशियलाइज हो गया। पर हमें ये चाहिए ना मेन तो, बिना डाटाबेस के तो कोई नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक बार बताइएगा, हाँ बोलो। तो जैसे कि इसमें मल्टीपल जोन होते हैं, रीजन होते हैं, और हमको तो हाँ पता नहीं होता किस जोन रीजन में क्या चल रहा है, तो कोई ऑप्शन होता है कि सारे जोन रीजन में एक बार में सब देख सकते हैं कितने इसमें वीएम है, वीपीसी है? हाँ। ऐसा कोई ऑप्शन होता है इसमें? क्या 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 ऑप्शन मैं सुना नहीं। जैसे पर्टिकुलर्स में जाते हैं ना कि जोन में, रीजन में, हाँ उसके अंदर हाँ सर्विस से स्टार्ट करते हैं, वीएम क्रिएट करते हैं, तो मेरे को चेक हाँ। करना है कि अपने में कितने जोन में वीएम चल रही है, तो कैसे चेक करेंगे? अरे क्या यहाँ पे कौन? ना आप EC2 पे जाना, यहाँ पे ग्लोबल व्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर हम्म, लेना अपने। ग्लोबल व्यू आ जाएगा तो जितने भी रीजन में जो जो चीजें चला रखी होंगी ना, सब पता चल जाएंगी। ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ रीजन्स और कितने इंस्टेंस हैं, तो अभी ये कैलकुलेट कर रहा है, ये कैलकुलेट करके यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अच्छा। ऐसे ही डेटाबेस का भी होगा ग्लोबल व्यू सबका? डेटाबेस का ग्लोबल व्यू नहीं होता है, डेटाबेस तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी सर्विसेज है ना उन सबका ही ग्लोबल व्यू आएगा। जैसे इंस्टेंस है, सिक्योरिटी ग्रुप है, वॉल्यूम है, नेट गेटवे, इलास्टिक है, VPC है, सबनेट है, राउट टेबल्स है, इन सब का ही आएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। अगर डेटाबेस का देखना है तो वहीं से जाके देखना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई ग्लोबल व्यू का ऑप्शन नहीं है। तो आप इतने सारे रीजन में डाटाबेस बनाओगे क्यों? जैसे कोई कंपनी से मल्टीपल
अलग अलग बनता होगा ना वहाँ पे, तो रीजन इतने सारे नहीं होते हैं। नहीं, मोस्टली नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी ऐसा करती नहीं है। कंपनी क्या करती है, एक ही जगह पे ज्यादातर काम करती है, बल्कि दूसरे रीजन में बैकअप की तरह रखती है। नॉट ऐसा कि वहां पे भी बना लिया, वहां पे ऐसा क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चाहे हाँ इवन तो वही। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह के क्लाइंट हो, पर मोस्टली क्या करती है कि वो एक ही रीजन में सारा डाटा रखेंगी। बट जो बैकअप होगा, बैकअप इनका दूसरे रीजन में स्टोर होता है। ओके। जैसे यहाँ पे देखो, मेरे 5 इंस्टेंस चल रहे हैं 2 रीजन में। अब नहीं पता कहाँ चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, यूएस ईस्ट वन एंड ईपी नॉर्थ ईस्ट वन में चल रहा है। अभी एक तो मैंने बनाया है, 4 कहाँ चल रहे हैं, ये कहाँ चला रहा है इसमें? यूएस कैलिफोर्निया में 4 इंस्टेंस चल रहे हैं भाई। ओके। यू ईस्ट वन, सॉरी, यू है, यू नॉट यूएस। कहाँ है यूरोप में है, आयरलैंड में चल रहा है। आयरलैंड। अभी तो आए, अभी तो लॉन्च होगा, तो नहीं हुआ। अच्छा, मतलब मेन कंपनियां जितनी वर्क करती है वो सिर्फ एक ही रीजन में वर्क करती है, मल्टीपल में नहीं करती है। क्या? जैसे कोई कंपनी हम वर्क कर रहे हैं ये एडब्ल्यूएस हाँ सर्विस में, तो सिर्फ एक हाँ। पर्टिकुलर रीजन में ही वर्क करेगी वो। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, मैं ऐसा नहीं कह सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली कह सकते हो। नॉट एज कि भाई मैं कहने कह दिया फिक्स लिया तो फिक्स ऐसे ही होगा। भाई जिसकी कंपनी है उसकी मर्जी है। तो सीधी सी बात है, जो एडमिन कहेगा वैसे चलेंगे ना। रिक्वायरमेंट आएगी उसकी। जैसे रिक्वायरमेंट आएगी भाई, अगर क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे जापान में लॉन्च करना है, वो फिक्स है, तो फिर वो जापान में ही करना पड़ेगा ना उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है, ऐसा मतलब कंपनी पे डिपेंड करता है ना। नहीं सर। जो हाई ट्रैफिक जो एप्लीकेशन है ना, जैसे गूगल है, इस तरह का जो भी एप्लीकेशन है वो अलग अलग रीजन पे चलती है। वो तो ऑब्वियस है ना कि भाई हाई ट्रैफिक है, अब कौन से रीजन का ट्रैफिक, अब जैसे कि सबसे बिजी जो हमारा बिजी रीजन होता है वो वर्जीनिया का होता है। अगर यहाँ पे हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 19-20 का फर्क आता है। और आज के टाइम पे 19-20 का फर्क भाई देखो बहुत ज्यादा होता है कि भाई 1 सेकंड के इस फर्क से मार्केट ऊपर नीचे चले जाता है। एंड अगर वहीं पे आप सोल पे जाओगे तो सोल का और सिंगापुर का ट्रैफिक कम है, और वहाँ पे जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है वो ज्यादा अच्छी मिलती है, थोड़ा 19-20 का ही फर्क आता है। बट कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस वे में उसका काम करना चाहिए। तो ये मैं नहीं कहूंगा वर्जीनिया अपने आप में अच्छा है, क्योंकि वर्जीनिया में 6 आपको जोन वो मिलते हैं ना, वर्जीनिया में हैवी डाटा सेंटर 6 हैं, और बाकी सब में 3-3 है या फिर 2-2 है। सबसे ज्यादा डाटा सेंटर वर्जीनिया में है। ये हमने चेक वैसे कहाँ तो से किया कितना सारे तो रीजन। वर्जीनियम डेटा सेंटर है? क्या? ये हम चेक कहाँ से करते हैं कितने डेटा सेंटर है, मतलब जोन है? ये तो आप ऑनलाइन चले जाओ या इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो देखो। अच्छा, ऐसे यहाँ पे नहीं दिखाता डायरेक्ट आपको? हाँ डायरेक्टली यहाँ नहीं, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं है, पर नए नए बनते रहते हैं। अब जैसे मैक्सिको में है ना, अभी रिसेंटली जनवरी या फरवरी में इन्होंने नया लॉन्च करा है मैक्सिको के अंदर, पर मैक्सिको अभी इसमें एडब्ल्यूएस में आया नहीं है रीजन। ठीक है, पर मैक्सिको भी इन्होंने लॉन्च करा है, पर अभी इस वाले में शायद है नहीं है, वो उसके देखना पड़ेगा, उसके सेटअप में जाके क्या पता ऑन करना पड़े मैक्सिको वाला। तो डाटा सेंटर है ना, कम या ज्यादा होते रहते हैं, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे थोड़ा हमें लाइव इनकी न्यूज देख के रहनी पड़ती है, तो उससे पता चलता है। ठीक है सर। इसके अंदर ये तो हो गया, ये भी हो गया, फिर टेस्ट लॉन्च करते हैं। बैटिंग का बैटिंग का बोलूंगा। ये इतना ज्यादा टाइम नहीं। हाँ 10-15 मिनट तो लगेगा। अगर वो टीम वाला पहले बना सेटअप के करेगा फिर हम। है वाला बना के तो बहुत टाइम लगता है। कौन सा 3 वाला? हाँ उसमें टाइम लगता है कि तीनों जगह होगा तीनों ना, जगह होगा। तब जाके पहला चलेगा। तो कोई नहीं, उधर लगता है डाटा 10 10 बाद में। इसके बाद आप जो जो सारी दिख रही है ना ऊपर, सारी है। अभी तक हमने ये सारी कर ली ना यहाँ तक, ये सब छोटी छोटी हैं, ये एक दिन में 2 या 3 हो जाएंगी, ये तीनों एक दिन में हो जाएंगी। हाँ नॉन रिलेशनल नॉन ये सब खींच लेंगे। लगेगा। हाँ। और जिस भी स्टूडेंट का अजूर है ना भाई, 2 बजे बैच शुरू हो रहा है, एक बार देख लेना। ठीक है, अजूर का हाँ, 2 घंटे का मैच है वो। 2 बजे से है, ठीक है।
आवाज सर का, क्योंकि आवाज सर ही कराते हैं वो जो। जी। हाँ, ठीक है, यहाँ पे अब अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे अवेलेबल तो हो गया है, पर अभी जैसे ही मैं इस पे, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप जो भी चेंजेस हमने देखे ना, वो सब मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे रैम ज्यादा कम सब वर्जन वर्जन सब ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई चेंजेस, मतलब ये ऑब्वियस है ना। अब स्टोरेज क्या फिक्स थोड़ी ना रहेगी, स्टोरेज आप बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, तो यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएंगी, मॉडिफाई हो सकता है सारे ऑप्शन। ठीक है, पर अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक्शन पे जाएंगे तो स्टॉप या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेप्लिका बनाना है, रेप्लिका मतलब कॉपी बन जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसके साथ सेटअप का कनेक्शन लगा रखा है, किसके साथ, वीपीसी के साथ। ठीक है, रिबूट करना है, रिबूट डिलीट करना है, डिलीट वीपीसी नहीं, EC2 के साथ। EC2 के साथ हमने डाटाबेस सर्वर के साथ बनाना है ना एक। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वही ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। अब मेरे को करना क्या है, इसको ओपन करना है, मतलब इसको ओपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे हमने जो डाटाबेस हमने बनाया था, इसको ओपन करना है, आपको अपने इंस्टेंस को ओपन करो। यहाँ पे लगेगा लेट्स से कि मैं यहाँ गया और कहाँ है काम सर, यहाँ से हटा के CMD एंड पेस्ट। यस, अच्छा ठीक है, मैं लॉगिन हो गया अपने सिस्टम में। नहीं, अब इसके अंदर गूगल थ्रू करते हैं, मैं एडमिन में लॉग करता हूँ। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अब ध्यान क्या रखना, मतलब अगर डाटाबेस चलाने के वैसे बहुत तरीके हैं, आपको मैं बताऊँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो डाटाबेस डायरेक्टली इसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। हाँ, लिनक्स के अंदर डाटाबेस इंस्टॉल करा के डायरेक्टली डाटाबेस चला सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है नहीं है। जैसे कि अगर मुझे डाटाबेस चलाना है, तो मैं विंडोज चला रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो इसमें भी तो इंस्टॉल करके चला सकता हूँ। समझ में आया मैं क्या कहता हूँ? अब मैं जो क्लाउड है, क्लाउड के अंदर विंडोज लॉन्च कर सकता हूँ। अब जो विंडोज है उसके अंदर भी तो इंस्टॉल करके चला सकता हूँ। तो मेरे को AWS के RDS की क्या जरूरत? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? किस वे में कहना चाह रहा हूँ, तो वैसे भी कर सकते हो, और जो RDS है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम RDS वाला अगर हमें इंस्टॉल करना है, तो लिनक्स के अंदर दो अलग अलग कमांडें होती है। जैसे कि अगर इंस्टॉल करना है तो यम, पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना MySQL, कनेक्ट नहीं होगा। इंस्टॉल MySQL, आप MySQL करोगे, अगर आप MySQL सर्वर इंस्टॉल कर दोगे तो आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा, डाटाबेस इंस्टॉल हो जाएगा। हमें डाटाबेस इंस्टॉल नहीं करना, हमें बस उसकी कमांडें चाहिए। समझ में क्या कह रहा हूँ? तो हमें MySQL सर्वर इंस्टॉल नहीं करना, हमें MySQL इंस्टॉल करना। हाँ, और AWS वाले भी करवाना है ना, इसलिए अगर MySQL सर्वर इंस्टॉल कर दूंगा तो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा ना वो, फिर मैं RDS का क्या फायदा? ठीक है, ठीक है। अब MySQL मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, पर मुझे सिस्टम CTL स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने MySQL कमांड्स को इंस्टॉल करा है, सर्वर को इंस्टॉल नहीं करा। अगर मैं सर्वर को इंस्टॉल करता तो आपको सिस्टम CTL स्टार्ट MySQL D नाम की एक सर्विस होती है, उसको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम सीधा कनेक्ट करेंगे उस वाले जो RDS वाले डाटाबेस है उससे। कैसे करेंगे, आपको कमांड। इंस्टॉल जो किया है MySQL की इंस्टॉल जो कमांड चलाता है वो क्या किया है कि हम तो वहां पे बनाएंगे अपने डेटाबेस। हाँ, तो हमने बस MySQL की जो कमांड्स है इसके अंदर चलेंगी थोड़ी ना अभी।
अब कनेक्टिविटी के लिए एक MySQL की कमांड तो करनी पड़ेगी ना कि इससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, हम MySQL सबसे पहले -h, ठीक है, एंड पॉइंट को डिनोट करता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने डाटाबेस में जाना, डाटाबेस के अंदर यहाँ पे आपको एंड पॉइंट मिलेगा, इस एंड पॉइंट को कॉपी करना, ठीक है, और यहाँ पे उस पर आगे पेस्ट कर देना। एंड पॉइंट को डिनोट कर देना, इसके बाद एंड पॉइंट आया है, ठीक है। इसके बाद -p, मतलब पासवर्ड को डिनोट करता है। अगर आप हाइफन ई लगा दोगे तो यूजर का अगर दूसरा नाम लगा रखा है, जैसे एडमिन यूजर का नाम है राकेश, तो राकेश लिख देना, ठीक है। पर अभी हम एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यूजर का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट -p लिख दो, -p फॉर पासवर्ड, एंटर करोगे तो एंटर करो पासवर्ड, ठीक है। मैंने कहा पासवर्ड था कैपिटल H हर्ष 1 2 3 था ना, एंटर करूंगा, एक्सेस डिनाइड, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ क्या? 1 2 8 मतलब 1 2 3 हाँ मतलब 1 से सर लेके 8 यूजर तक। का नाम नहीं डालेंगे, एडमिन नहीं लिखेंगे? H कैपिटल 1 से लेके 8 तक। एक काम करते हैं, एक यूजर का नाम नहीं उठा रहा है थिंक, तो मैंने वहाँ पे एडमिन लिख रखा है ना, इस वजह से वहाँ पे वो रूट उठा रहा है, एडमिन लिख देते हैं। फिर जो एक बार वापस डालता हूँ मैं, अब हो गया। वो रूट उठा रहा था, यहाँ पे देखो ना, डिनाइड फॉर द यूजर, यहाँ पे देखा मैंने तो रूट लिखा, रूट क्यों एडमिन, हाँ वहाँ पे move कर देते हैं। रूट लिख देते तो ले लेता। अभी हमने यहाँ पे उससे ले रखा है ना एडमिन से, तो यहाँ पे यूजर मेंशन कर दिया तो एडमिन से हो गया। अब तो कुछ भी होता तो राकेश राहुल तो वो डाल दे लोग तो। लेकिन अभी मैंने एडमिन लॉगिन करा है, ऐसे MySQL के अंदर एक कमांड होती है, मैंने नहीं चलाया इतना, ठीक है, पर इसके अंदर भी आप MySQL के अंदर भी आप यूजर बना सकते हो, डिफरेंट यूजर्स के साथ डिफरेंट परमिशन, वो डाटाबेस जो होता है वो जानते हैं शायद, वो मैं नहीं जानता उसके बारे में, ठीक है। बट MySQL चला सकते हैं थोड़ा थोड़ा। कैसे, इसके अंदर अगर हम देखते हैं शो डाटाबेसेस, तो डाटाबेसेस देख सकते हैं भाई, अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट डाटाबेस, ये MySQL, हाँ गया मैं, हाँ, ये MySQL की कमांड है, मैं नहीं, मतलब ये उसकी नहीं है, लिनक्स के अंदर नहीं चलेगी। अच्छा ये सिलेक्ट विलेक्ट हो गया नंबर। हाँ सब कोई MySQL की कमांड है नहीं तो, SQL चल रहा है। जैसे zone 1 नाम से बना दिया एक डाटाबेस, तो शो डाटाबेस जोन ये, अभी तो कोई टेबल नहीं है। सबसे पहले MySQL के अंदर जो ये बनता है डाटाबेस, फिर उसके बाद डाटाबेस के अंदर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको शो टेबल्स करना है तो तो कुछ है ही नहीं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल XY नाम से एक टेबल बनाते हैं, कुछ भी नाम से बना लेंगे, ब्रैकेट ID, तो यार मेरे को इसका थोड़ा आइडिया है नहीं, थोड़ा बता देना, ठीक है। और नेम वैर कैर, हाँ कुछ भी दे देते हैं, 20 दे देते हैं, और एज ले लेते हैं एक बार के लिए, हाइट रेंज ले लेते हैं, ठीक है, और स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, एज और वेर केयर ब्रैकेट 30 दे देते हैं, ठीक है। देन कॉलम, टेबल बन गई, शो टेबल्स, ठीक है, टेबल्स आ गए। अगर हमें इसका डिस्क्रिप्शन देखना है, डिस्क्रिप्शन XY टेबल, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन कुछ वैल्यू डालनी है तो इंसर्ट इनटू XY वैल्यूज, राइट, और ब्रैकेट में अपना वो दे सकते हो, जैसे ID सबसे पहले हम दे देते हैं एग्जांपल के 101, ठीक है, एंड कॉमा हर्ष, ठीक है, कुछ भी नाम ऐसे मैं डाल देता हूँ, और एज दे दी मैंने 29, एंड कॉमा स्टेट हो गया ये,
नॉइडा, फिर भी लिख देते हैं यूपी, लिख दो दिल्ली, लिख दो यार, क्योंकि वो हो गया ना, सिटी में आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम डाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी काफी सारे कांस्टेंट लगते हैं ना, प्राइमरी फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक। अगर मुझे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्स वाई करना है तो उसका डाटा लिस्ट जाएगा। अभी तो ये सब सेम आएगा क्योंकि हमने यूनिक या प्राइमरी, हाँ, काफी सारी चीज इसमें लगा सकते हैं। बाकी तो सेलेक्ट की काफी क्वेरी होती है, वेयर। ठीक है, वो हेलो इस सर। तरह से निकालने की वो हाँ हाँ, कौशल जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा एक पॉइंट ये बता दीजिए कि इस डाटाबेस को अभी तो हम सेम सर्वर में एक्सेस कर रहे हैं, अगर हाँ मुझे हाँ, बाहर से एक्सेस करना हो, अपने लोकल बाहर से मशीन से कहाँ या से? दूसरे सर्वर से एक्सेस करना हो, तो उसके लिए क्या बाहर करना से कहाँ से? बाहर से कहाँ से? है? सपोज अपना लोकल लोकल मशीन से मैं एक्सेस करना नहीं चाहता नहीं, हूँ। आप लोकल मशीन से एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब आप डाटाबेस यहाँ पे बनाते हो, हाँ। याद है जब मैंने अभी डाटाबेस बनाता तो वहां पे लिखा था कनेक्ट टू EC2। ठीक है, वो जो होता है वो डायरेक्टली आपके EC2 के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। और नहीं, अगर मैं किसी दूसरे EC2 से कनेक्ट करना चाहूँ तो इस डाटाबेस को। वहां पे आप फिर VPC सिलेक्ट कर लो ना, अगर किसी और से करना है तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे एक्शन पे जाओगे तो सेटअप EC2 कनेक्शन आएगा ना, इसको ये चेंज कर दो, दूसरे EC2 को कनेक्ट कर लो, या VPC सिलेक्ट कर लो। VPC कर लोगे तो जितने भी नंबर ऑफ EC2 होंगे उन सबके साथ हो जाएगा। यहाँ पे हमारी को स्पेस अभी ऑक्यूपाइड हो गई ना, टेबल बना के बाहर से ओके, हाँ इसमें से देख सकते हो। पर अगर आप अपनी लोकल मशीन के साथ करना चाहते हो तो नहीं, ये वहां पे ऑप्शन ये है कि है आप क्या, डायरेक्टली। कोई सेटिंग है? अगर EC2 में डाटाबेस क्रिएट किए हैं, किसी भी हम्म। सर्वर पे डाटाबेस क्रिएट किए हैं। हाँ कि मेरी वो टेबल है या फिर नहीं नहीं, हमने space किसी की- सर्वर पे थोड़ा ना करा है, हमने इस जो डाटाबेस है ये जो है AWS का है। हाँ, इसके अंदर हम AWS का है ना, तो अगर हम AWS का अगर सर्विस के मुझे थ्रू बाहर से करते हैं, किसी को भी अगर एक्सेस देना है उसको तो उसके लिए डेटाबेस में भी मिल सेटिंग सकता है होता फिर है। इतना नहीं नहीं, अगर आपको किसी और को एक्सेस देना है तो आप अपने इंस्टेंस का एक्सेस दे दो ना, वो डायरेक्टली आपके इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उससे एक्सेस कर लेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंस्टेंस का एक्सेस नहीं देना है, सिर्फ DB वो एक्सेस कर पाए। तो वो तो आप फिर उससे कर लो ना, क्या नाम है, IAM यूजर, IAM रोल वोल लगा के इसमें रोल लगा सकते हो आप तो। इसमें रोल लगाएंगे और यहाँ पे तो डायरेक्टली जो इंस्टेंस है तो वही इंस्टेंस देगा। यहाँ पे तो आप उसको कर सकते हो नेटवर्क टाइप की, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गया यहाँ पे तो नहीं। रोल आता हाँ तो रोल कहाँ है? है या हाँ यहाँ पे तो रोल लगा सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए है, लेकिन एनेबल करना पड़ेगा। सर, एक जैसे कि मैं बता रहा हूँ, गूगल पे ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आप, वर्क बेंच। हाँ ठीक है। ठीक है, अपने अपने लोकल मशीन पे। और तो ये MySQL का वर्क बेंच है तो। हाँ, माइस्क्रो का वर्क बेंच है, और ये है क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या डाउनलोड का ऑप्शन है? लॉगिन होता है कहीं कहीं डाउनलोड वर्क बेंच एक बार सर्च मारिए तो, डाउनलोड लॉगिन विद से। नहीं नहीं, यहाँ तो लॉग लाइन, यहाँ पे कहीं ऑप्शन ही नहीं इसमें है। नीचे डाउनलोड वर्कबेंच डाउनलोड वर्क बेंच कीजिए सर, इसमें नीचे नीचे वाला नीचे वाला, नीचे वाला। ये वाला होगा। और उससे नीचे रहता है ये कम्युनिटी कम्युनिटी एडिशन है, ये ठीक है। हाँ ये तो MySQL का वर्क बेंच है ना, ये तो डायरेक्ट डाउनलोड होगा, ये तो हाँ हाँ, आपके डायरेक्ट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा ये तो। डाउनलोड होते हैं तब कनेक्ट करेंगे। ये तो अपना, ये तो वो है कि जो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इसको आप एक बार डाउनलोड कीजिए, वहां पे क्या मांगता है, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। क्या कर सकते हैं, सम डेटा क्वेरी लगा के फैच कर सकते हैं। हाँ द पकड़ा अरे ये
डाटाबेस है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, अच्छा विंडोज में इंस्टॉल हो गया। ये डेटाबेस नहीं है सर, ये क्लाइंट है एक्सेस करने का, क्लाइंट जो है। आपके विंडोज में इंस्टॉल हुआ। अच्छा। और इस क्लाइंट के थ्रू, ये सॉफ्टवेयर आपके विंडोज में इंस्टॉल है। अब इसके थ्रू हम वहाँ का EC2 का डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये अभी हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो एक बार इसमें, मैं देखता हूँ फिर मैं इसके ऊपर। हाँ इसमें R&D कीजिएगा। तो अब मैं सिर्फ कनेक्शन का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली ये काम आता है। डिस्प्ले पर रहता है हमारे सिस्टम। ये हमारे मतलब बेसिकली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं AWS का डाटाबेस, और AWS भी देख सकते हैं। हाँ ये वाली AWS चीज का मैं हो, देखो, ये वाली VPS चीज का मैंने हो। परफॉर्म नहीं करी है तो फिर मैं नहीं कह सकता। एक बार मैं परफॉर्म करूंगा फिर मैं इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। मैंने उसके अंदर तो करी, VPC के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सर्वर्स हैं उसके अंदर तो हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ने कभी माइस्क्वेल पे इतना ज्यादा वर्क नहीं करा। बट हम्म। हाँ, माइस्क्वेल में अगर ऐसे हो सकता है तो मैं एक बार इसके ऊपर लिख के पापा आ बताऊंगा। गया एडमिनिस्ट्रेटर देखो, हम्म। बढ़ लिया एडिट तो पापा आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर क्या? एडमिनिस्ट्रेटर का पापा आया हुआ नहीं 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 नहीं, जॉब नहीं है इस पर। नहीं कहीं भी नहीं था। ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस देख सकते हैं क्या, जो भी एक हुआ है कहाँ पे कहाँ पे? इस पे कोई ऐसा कोई इवेंट है जहाँ पे हम क्लिक करें ब्राउजर पे AWS के अकाउंट के अंदर, कि कितना स्पेस ले लिया है, डाटा कौन सी कितना टेबल है, कितना वो ले लिया? हाँ, कौन सी टेबल है इसको देख सकते यहाँ पे जैसे अभी 100 टेबल ये CPU वगैरह कनेक्टिविटी दिखा रहा है, कितना यूज कर लिया है वैसे इसके अंदर। इधर डाटाबेस ऑन और टेबल, इसके अंदर कितने डाटाबेस है या टेबल क्या है इस नहीं नहीं, बाहर से नहीं, मतलब आपको अंदर 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 माइस्क्वेल के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा माइस को मतलब माइनस से हाँ, एक्सेस करना पड़ेगा देन। दिल्ली देख पाए। हाँ, यहाँ पे बस जैसे स्पेस वाली कितनी बड़ी है डेटाबेस की, ये भी वो तो बेसिकली मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में होते चल जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स वाले सेक्शन में है ना, यहाँ पे तो है नहीं कोई। स्नैपशॉट तो वो हो गया कि बैकअप हो जाएगा हमारे यहाँ पे। हो गया हो शायद। ये रहा फिनिश से कि पूरा नोट हो रहा है, नहीं हुआ। पूरा चेक बॉक्स कहाँ होता है। हाँ, अब कनेक्शन क्रिएट नहीं किया ना आपने? ना ना। नीचे नीचे MySQL कनेक्शन है, प्लस, प्लस है नीचे नीचे प्लस बटन, प्लस प्लस बटन। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर कनेक्शन का नेम होगा और उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, पोर्ट तो और सेम है ये। हाँ होस्ट नेम, पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड। अगर हमें एक्सेसिबल होगा तो यहाँ से हम पूरा डेटाबेस यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, और ठीक। GUI फॉर्म में। पर इससे ना वहाँ वो वाली IP देनी पड़ेगी ना हमें? हाँ या वहाँ की फिर IP देनी पड़ेगी एक बार। अ, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, पर हमें डाटाबेस के अंदर यहाँ से IP दीजिए, या होस्ट नेम जो आप कॉपी किए थे ना, तो दैट वन। एंड पॉइंट देना पड़ेगा हाँ पूरा। एंड पॉइंट दीजिए। इंस्टेंस की आईपी नहीं जाएगी, इंस्टेंस की आईपी। इंस्टेंस का क्या लेना, नहीं डाटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं ना, इंस्टेंस तो अलग हो जाएगा। देखते हैं इसके अंदर एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोई यूजर नहीं। नेम एडमिन एडमिन करा है वहाँ पे। ठीक है। और पासवर्ड।
पासवर्ड में यहाँ पे कहीं ऑप्शन नीचे नीचे पासवर्ड, हाँ यहाँ पे है ना। पासवर्ड। हर्ष, तो गलत टाइप हो गया। ठीक है। टेस्ट कनेक्शन पे लेट्स सी कि अगर हमारा एंड पॉइंट वर्क करता है कि नहीं करता। हाँ टेस्ट कर लेते हैं पहले। स्टोरी चलता ही है। ये मर जाता है। ये उधर अरे वो लिनक्स भी तो खुला है पीछे। किस्तों में मौत हो रही है उसकी। किस तरह। हम्म, कोई एरर तो आया नहीं इसमें, कुछ आया नहीं यार। चल ही रहा हो। VMware तो खुला है पीछे, VMware में लिनक्स खुला हुआ है। पोर्ट पोर्ट भी, कनेक्शन हो गया। और डेटाबेस पोर्ट भी अभी अगर नहीं हो रहा है ना, डेटाबेस पोर्ट चेक करना होगा। नहीं नहीं वही है 3306। अच्छा सेम है। हाँ बोर्ड भी दिखा रहा हाँ सेम ही है, वो मैंने चेंज नहीं करा था, ऑप्शन आता है कोड चेंज करने का, पर मैंने चेंज नहीं करा था। ओके। हाँ, ये 33 सही। हाँ नहीं वो मैंने सेम ही रखा था ना, वहाँ पे आता है ऑप्शन, पर इस चेक करते हैं यार होता ही नहीं होता। जब तक 2 बार खुल गया था क्या? वही तो बोल रहा था मैं। ये क्यों स्टक कर गया? जो यार VMware का है ये रहा। लैग होके चल रहा है। तो बंद कर देता हूँ ना मैं, रैम फ्री हो जाएगी। इसको क्यों इसको कोई हटा दो। यहाँ से डायल फिर मैं वो है ना ये वो अच्छा उसी का है, चलो करें क्या, ओके करके देखते हैं टेस्ट ना। टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए पहले। टेस्ट कर तो दिया, वो आएगा ही रहा, टेस्ट कर देता हूँ। टाइम साथ से रुक गया। टेस्ट कनेक्शन को क्लिक कर दिया मैंने। तो सांस तो लेना उसको। टेस्ट थोड़ी सी बिजी है, हाँ भाई बिजी अब होना नहीं बिजी है, चाहिए। अगर टेस्ट कनेक्शन ओके हो गया ना तो समझ हो जाएगा, अगर टेस्ट कनेक्शन ही नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। यही लोड नहीं हो रहा तो आगे भी लोड नहीं होगा। ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो ओके कहाँ, ओके ओके कहाँ लिखा था? मैसेज आएगा कहाँ पे? यहीं पर, इसी विंडो के ऊपर, या इसको अभी रैम फ्री कर दिया ना, क्लोज करके आप फिर से कनेक्शन कीजिए। एक मिनट में रोके करके और ऑन तो ये ओके होने का ऑप्शन कर देते, मैं ओके भी कर देता हूँ। हाँ भाई आ गया, मैं कर दिया उसका काम खराब। हाँ, क्या कर बड़ी मुश्किल से तो लोड रहा। आपने 3-4 कमांड और दे दी थी। अरे तो ओके तो क्लिक कर यार। मैं यहाँ से टेस्ट करूँ क्या? यहाँ का मेरा स्पीड ठीक है। अरे और इस तरीके से मतलब बंद कर देता हूँ ना, काफी सारी चीजें मिली है। सब तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्पीड यहाँ से ठीक है, मैं कनेक्शन कर चेक करूँ। हाँ कर लो। हाँ 1 मिनट दीजिए मुझे। एक काम करो, मैं एंड पॉइंट इस पे शेयर कर देता हूँ ना। मुझे इन पॉइंट और पासवर्ड शेयर कीजिए। हाँ ठीक है, पोर्ट सेम है, डबल थ्री वो तो हाँ सेम ही हाँ रहता हाँ, हुआ। 1 मिनट। ये लो। मैंने भेज दिया, पासवर्ड है आपका हर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे क्या यही पॉपअप आगे चला गया? हाँ मैं यार ध्यान नीचे बनना क्या है, इधर से कनेक्ट हो तो बंद तो गया। क्या रनिंग इज क्लोज है नीचे का। नीचे हो तो गया, उसको एस्टैब्लिश हो करके देखना। हाँ ये है। हाँ हाँ क्लिक कीजिए, कनेक्शन हो गया होगा। ऐसे ही टाइम चलते हैं। तब आप कनेक्ट कीजिए ना। यही वजह से पासवर्ड भेज दिया, इनको नहीं यूज। Cannot connect to the database server. Failed for the user admin. Server at database unable to connect. Please check MySQL is running on एड्रेस नहीं आ रहा, पकड़ रहा, ओके दिक्कत आ रही है एड्रेस में, मतलब कनेक्टिविटी इशू है। हाँ पर मैं हाँ हाँ। पासवर्ड तो पहुंचा ही नहीं है। हाँ ठीक है।
यूजर नेम एडमिन ही है इसमें, होस्ट नेम सही नहीं डालेगा, कनेक्शन। कुछ और है हाँ यहाँ पे होस्ट नेम की दिक्कत आ रही है आई थिंक सो यहाँ पे। एक बार आईपी डिफरेंट तरीके से जाएगा आई थिंक सो, ऐसे नहीं जाएगा सिंपल, कुछ और ऑप्शन भी डालेगा। आईपी तो है ही नहीं ना उसकी। हाँ आईपी नहीं है, एंड पॉइंट है। यहाँ पे एंड पॉइंट है, आईपी नहीं होती यहाँ पे, वीपीसी है यहाँ पे, ये है यहाँ पे आईपी तो आ ही नहीं रही ना, ये तो दिक्कत आ रही है। यहाँ पे तो है ही नहीं अभी आईपी, कोई नहीं, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, मैं होगा नहीं, हो जाएगा जब ऐसे एक वर्क बेंच हमें दे रखा है बाहर से कनेक्ट करने के लिए। हम्म। यहाँ कहीं हो क्या, क्या यहाँ इसके कहीं अलावा ये मिलता है, ये एक्सेस मिलता है इसका यूज बहुत होता है सर। इसके अंदर मेरे को फिर देखना पड़ेगा, एक बार थोड़ा टाइम दो, फिर तो मैं तब कोई देखूँ। नहीं, आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं आज में मतलब कल ही बता दूंगा, मेरे को हाँ आज का दे दो, मैं कल बता दूंगा इजीली, ठीक है। कल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीक में भी हो जाए ना नहीं तो। नहीं, मैं कल ही बता दूंगा, ऑलमोस्ट ट्राई तो ये करूंगा कि कल ही बता दूं, क्योंकि ये सही चीज है। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, कोई चीज पर्टिकुलर चीज मिस होगी, अदरवाइज यहाँ पे आई थिंक सो। गिव मी अ टाइम, मैं इसको देखता हूँ, नो डाउट कि इसको ठीक वर्क है बेंच ठीक का है। अब इतना कर लिया तो इसमें ये इंस्टॉल ही कर लिया है हमने, तो ये कट नहीं होता क्या यहाँ से। अच्छा, ओके, जैसे नेट का इसके बारे में मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर कल ये बता दूंगा, फिर डायनामो टीवी पे हम स्विच बना देंगे, ठीक है। सर। ऐसे ही है सर, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट पर उसमें पर उसमें तो हमने, इसने भी वही मेंशन करा था, नहीं दे रखा। तो इशू क्या है। वो होस्ट नेम में वही जा रहा है एंड पॉइंट पे लिया नहीं था। हाँ वो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ही है, पासवर्ड हमने सही डाला था। ये तो तुमने उसी के डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हो ना। हाँ सही है, करा तो सही है, फिर क्या गलती हो। मुझे लगता है हमारे कुछ कनेक्टिविटी में यहाँ पे, मेरे को लग रहा है इसका जो कनेक्शन वाला टाइप होगा ना, यहाँ पे कुछ मेंशन कर दूंगा, या फिर आई थिंक सो रोल वोल तो नहीं देना पड़ेगा कहीं इसका। रोल नहीं, रोल होस्ट नेम मुझे लगता है कि वहाँ के और कुछ नहीं। नहीं, तो हमने उसने में गलती की करी। नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है कि AWS में जब हमने डाटाबेस लॉन्च करा है ना, इसमें कहीं मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे। हो सकता है कि एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए हाँ यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑन या ऑफ कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट में दे रखा है तो फिर तो